प्यारे बच्चों, आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास 7 का 4th चैप्टर है। इससे पहले हम लोग स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जिस तरह से स्थल मंडल, लिथोस्फीयर और जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसी तरह से वायुमंडल भी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोग वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर और संगठन, कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग वायुमंडल क्या है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? वायुमंडल पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वह ठोस है, स्थल मंडल और तरल जल मंडल तथा वायु यानी गैस वायुमंडल के मिलने से बना है। ये हम लोग पहले जान चुके हैं। अब यह वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से अविच्छिन्न रूप से, बिना कटे छटे, चारों ओर से घेरे हुए है। तो गैसों का आवरण, जिसे वायु कहते हैं, गैसों या वायु के आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से अविरल रूप से घेरे हुए है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी पृथ्वी के 3 प्रमुख घटक में वायुमंडल भी 3 महत्वपूर्ण घटक कंपोनेंट के मिलने से बना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वायु है जो गैस का मिश्रण है, दूसरा घटक धूलकण है और तीसरा जलवाष्प है। वायु इसमें सबसे अधिक मात्रा में है, जो विभिन्न गैसों के मिलने से बना है। इन गैसों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। धूलकण, डस्ट, ये ठोस चट्टानी टुकड़ों के टूटे फूटे कण होते हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। ये धूलकण बादल बनने का केंद्र है। उसी के चारों ओर जलवाष्प यानी जल की कण सटते हैं और बादल का निर्माण होता है। अर्थात हमारे वायुमंडल में जो बादल हम लोग देखते हैं, क्लाउड देखते हैं, वह धूलकण के चारों ओर जलवाष्प के मिलने से बनता है। तो इस तरह से धूलकण भी वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। और तीसरा घटक जलवाष्प, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर के कारण ही जो गर्म होकर ऊपर उठता है और ठंडा होता है और फिर वो बादल का रूप ग्रहण कर वर्षा के रूप में धरातल पर पुनः वापस आ जाता है। तो ये जलवाष्प ही हमारी पृथ्वी को गर्म रखने का कार्य करता है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का कंबल कहते हैं। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण घटक गैस, धूलकण और जलवाष्प है। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण घटक गैस को देखते हैं, यानी वायु को देखते हैं। तो वायु क्या है? वायु गैसों का मिश्रण है और हमारा वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के मिलने से बना हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक 78.7% है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। इसकी मात्रा 20.44% है। और तीसरा ऑर्गन है, जिसकी मात्रा 0.93% है। चौथा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। बच्चों, आज यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद सामान्य रूप से दिमाग में बैठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा सबसे अधिक मात्रा वाला गैस है, लेकिन नहीं, तीसरा सर्वाधिक मात्रा ऑर्गन गैस का है। इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड चौथे स्थान पर है। इसके बाद नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन, ये अल्प मात्रा में पाई जाने वाली हल्की गैसें हैं। तो वायुमंडल में
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें हैं जो निचले वायुमंडल में मुख्य रूप से पाया जाता है, जबकि नियॉन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन हल्की गैसें हैं जो ऊपरी भाग में यानी बाहरी वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। एटम कंपोजिशन में हम लोग देखें कि हमारा वायुमंडल गैस, धूलकण और जलवाष्प 3 प्रमुख घटक के मिलने से बना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक गैस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, ओजोन आदि। इसमें नाइट्रोजन गैस का क्या महत्व है? तो नाइट्रोजन गैस का महत्वपूर्ण योगदान पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में है। यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में है। सीधे पेड़ पौधे वनस्पति वायुमंडल से इसे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि जड़ द्वारा अंदर से भूमि से प्राप्त करते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन जीवनदायी गैस है, यानी ऑक्सीजन के बिना पेड़ पौधे वनस्पति और जीव जंतु मानव हम लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं और श्वसन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वर्तमान समय में बढ़ रही है। यह भोजन वनस्पति पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए अति आवश्यक गैस है और इसकी मात्रा वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण में असंतुलन भी उत्पन्न हो रहा है। इससे ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि भी हो रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। इस तरह से ओजोन एक गैस देख रहे हैं, ओजोन गैस यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। ओजोन गैस वायुमंडल की परत जब हम लोग आगे देखेंगे तो वायुमंडल के दूसरे परत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैस है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और जिससे उसके दुष्प्रभाव से मानव, जीव जंतु, वनस्पति सुरक्षित हो पाता है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग वायुमंडल की संरचना को देखते हैं। वायुमंडल की संरचना में हम लोग यहाँ एक चित्रीय विरूपण देख रहे हैं। इसमें वायुमंडल के विभिन्न परत को दिखाया गया है, अर्थात हमारा वायुमंडल जो तापमान और गैसों की विशेषताओं के आधार पर अलग अलग परतों में विभाजित है, कई लेयर में विभाजित है, उसको देख रहे हैं। इसमें 5 लेयर में वायुमंडल को देख रहे हैं। नीचे से ऊपर की ओर सबसे नीचे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर और उसके ऊपर ताप मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, थर्मोस्फीयर और सबसे ऊपरी भाग में वही मंडल एक्सोस्फीयर है। अलग अलग विद्वान जो इसकी ऊंचाई अलग अलग बताते हैं, जिसमें एस्ट्रोलर जलवायु वेता हैं, उनके अनुसार वायुमंडल की अधिकतम ऊंचाई 29,000 किलोमीटर तक है। तो ऊंचाई के बारे में मतभेद है, लेकिन सामान्य रूप से एस्ट्रोलर के विचार को मान्यता दी जाती है। सबसे पहले क्षोभ मंडल को देखते हैं। यह धरातल के पास का सबसे निचला लेयर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर तक है। ये विषुवत रेखा अगर इसको मानते हैं बीच में तो 18 किलोमीटर तक है, लेकिन औसत रूप से इसकी ऊंचाई 12 किलोमीटर है। अब विषुवत रेखा के पास अधिक ऊंचाई क्यों है? तो विषुवत रेखा पर गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ने के कारण यहाँ वायु गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, इसलिए ऊंचाई अधिक है। अब इस क्षेत्र में ही, क्षोभ मंडल में ही सही प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। क्यों घटती है? तो यहाँ गर्मी अधिक पड़ने से, चूंकि भारी गैस नीचे है, जलवाष्प की मात्रा अधिक है, धूलकण अधिक है, तो बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। आंधी, तूफान, चक्रवात की घटनाएं इसी क्षेत्र में घटती है।
इस क्षेत्र में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होती चली जाती है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री 6.5 डिग्री तापमान में कमी आती है। इस प्रक्रिया को सामान्य ताप ह्रास दर नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। इस तरह से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं इस लेयर में तापमान कमते जाती है और ऊपरी भाग में जाते जाते इसके ऊपरी भाग में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अर्थात अब कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के स्थल पर सबसे ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, अर्थात लगभग 8,000 यानी 8 किलोमीटर, 848 लगभग 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कितना कम हो जाएगा। तो अगर 9 किलोमीटर जाएंगे और 6.5 डिग्री 1 किलोमीटर में कमता है तो 9 × 9 × 6.5 तो 50 से 60 डिग्री के बीच में माइनस में उस तापमान में कमी आ जाती है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसके ऊपरी भाग में -60 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। चूंकि मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होते रहती है, आंधी तूफान वर्षा आदि होती है, इसलिए वायुयान को इसके ऊपरी भाग में उड़ाया जाता है ताकि वह मौसम से ज़्यादा प्रभावित न हो। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि वायुयान कितनी ऊंचाई पर समान रूप से उड़ान भरता है, तो 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसके बाद दूसरा मंडल जिसका नाम है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में नाम से स्पष्ट है समताप, अर्थात इस मंडल में तापमान समान रहता है, तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ -60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके ऊपरी भाग यानी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, ऊपरी भाग में 0 डिग्री हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इस भाग में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके निचले भाग में सामान्य रूप से 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका एक उप विभाग ओजोन मंडल भी है। ओजोन गैस की विशेषता होती है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, और जब परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है जिसके कारण इस भाग में तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से समताप मंडल में तापमान समान रहते हुए भी ऊपर की ओर जा रहे हैं तो देख रहे हैं यह बढ़ रहा है। इसके बाद तीसरा भाग मध्य मंडल मेसोस्फीयर है। मेसोस्फीयर में भी तापमान में गिरावट आती है और इसके ऊपरी भाग में जो ऊपरी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक है, ऊपरी भाग में -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र में मध्य मंडल में धूलकण, आकाशीय पिंडों के टूटने से धूलकण पाया जाता है, और धूलकण के चारों ओर उस क्षेत्र में अल्प मात्रा में जो जलवाष्प पाया जाता है उसके कारण एक प्रकार के बादल का निर्माण होता है जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसके बाद वाला भाग तापमंडल थर्मोस्फीयर, जिसे आयन मंडल आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इस भाग में तापमान में वृद्धि होने लगती है और इसकी अधिकतम ऊंचाई 640 किलोमीटर है और ऊपरी भाग में तापमान बढ़कर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तापमंडल आयनोस्फीयर से ही रेडियो तरंगे परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर पुनः धरातल पर आती है और रेडियो और टेलीविजन हम लोग देख पाते हैं। इसमें भी कई लेयर हैं जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। किस लेयर से किस प्रकार की तरंगें लौटेगी इनके परत की विशेषताओं पर निर्भर करता है। इस लेयर में ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर देखने पर चमकता हुआ रोशनी दिखाई देता है, रंगीन रोशनी, कलरफुल रोशनी लाइट दिखाई देता है, जिसे उत्तरी ध्रुव की ओर अरोरा बोरोलिस और दक्षिणी ध्रुव की ओर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जाना जाता है। तापमंडल के ऊपर वाले 640 किलोमीटर से बाहर वाले वायुमंडल को बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर कहते हैं
और इस भाग में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है, जिससे गैसें अणु और परमाणु की अवस्था में बदलने लगती है। तो इस तरह से वायुमंडल के 5 लेयर हैं: क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल, और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब थोड़ा सोचिए कि यह वायुमंडल हमारे पृथ्वी के साथ टिका हुआ क्यों है। तो इसका टिका होने का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति, और उस आकर्षण शक्ति के कारण ही यह वायुमंडल चारों ओर से पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद वायुमंडल का संगठन यानी किन किन गैसों, जलवाष्प और धूलकण के मिलने से बना है, तथा वायुमंडल की संरचना यानी इसकी प्रमुख परतों की जानकारी और उस विशेषताओं की जानकारी समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।